हेलो एवरीवन। सो दो ज्वेलरी कंपनीज का कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे आज हम, पीएन गडगिल एंड आरबीजेड ज्वेलर्स। रिजल्ट काफी अच्छे थे Q1 के। पीएन गडगिल के अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे थे। आरबीजेड के नंबर्स खराब थे, लेकिन जो हमको क्लैरिफिकेशन चाहिए था मैनेजमेंट ने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कॉन कॉल में उसके ऊपर। पहले फोकस करेंगे हम पीएन गडगिल के कॉन कॉल पे। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा ये, लेकिन मैं वो टाइम स्टैम्प ऐड कर दूंगा तो आपको थोड़ा ईजी पड़ेगा उससे। सो पीएन गडगिल का रिजल्ट काफी अच्छा था। 30% का इन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया। अगर आप वो रिफाइनरी सेगमेंट को एक्सक्लूड करके देखोगे, ग्रॉस मार्जिन कंपनी के 8% से 13% गए। पैट में भी अच्छा ग्रोथ है, लेकिन पैट मार्जिन में उतना इंप्रूवमेंट हमको देखने को नहीं मिला जितना नॉर्मली इतना ज्यादा ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंड होने पे दिखना चाहिए था कंपनी का। उसके पीछे क्या रीजन है उसको भी अच्छे से समझेंगे। तो मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि ये ज्वेलरी इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो उसमें गोल्ड प्राइसेस बहुत इंक्रीज हुए हैं। 35% इंक्रीज हुआ है वाई गोल्ड के प्राइसेस। और इसके कंपैरिजन में जितना नेगेटिव इंपैक्ट दिखना चाहिए था कंज्यूमर डिमांड को लेकर के, उतना नेगेटिव हमको नहीं देखने को मिला है। और ये बहुत सबसे बड़ा पॉजिटिव है इस इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली रिटेलर्स के लिए। कंपनी का कहना है कि अगर आप फुटफॉल देखोगे तो वो स्लो जरूर हुआ है पहले के कंपैरिजन में, लेकिन इतना ज्यादा हमको उसमें इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है। प्लस जो हमारी इंटरनल एफिशिएंसी है फुटफॉल टू कन्वर्जन, कि कितने लोग हमारे स्टोर के अंदर विजिट करते हैं, उसमें से कितने कस्टमर जो है वो कुछ ना कुछ आइटम परचेज करके जाते हैं, इनका 92% है। तो वो हमको एक तरीके से एडवांटेज देता है कि ग्रोथ को हम सस्टेन कर पाते हैं। देन उसके अलावा एक और चीज इन्होंने बताया कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस इतने इंक्रीज हो गए हैं, तो पर्स पे तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ा ही है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स आज के टाइम पे वैल्यू कॉन्शियस थोड़े से ज्यादा हो गए हैं। जैसे 18 कैरेट 14 कैरेट इनकी प्रेफरेंस थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ थोड़ा सा फोकस बढ़ा है। उसी में पीएन गडगिल का कहना है कि हमारा जो वो नया ब्रांड है लाइफस्टाइल बाय पीएनजी, उसका भी मेन फोकस इसी चीज के ऊपर है कि लाइट वेट ज्वेलरी को और प्रमोट किया जाए। जो यूथ है, जो जेनजी है, उनको केटर किया जाए। कैजुअल बाइंग हो गई, इंपल्स बाइंग हो गई, फन बाइंग हो गई, उस वाली नीड को वो केटर करता है और ये मार्जिन एक्रेटिव होगा इस कंपनी के लिए। देन सेगमेंट वाइज अगर आप देखोगे तो रिटेल सेगमेंट है इनका, जो 70% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, उसमें 19% की ग्रोथ है। ई कॉमर्स में मोर देन 100% की ग्रोथ है और फ्रेंचाइजी में भी 109% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का कहना है कि फेस्टिवल वाइज अगर आप देखोगे तो अक्षय तृतीया बहुत अच्छा रहा। 35% का ग्रोथ देखने को मिला हमको अक्षय तृतीया में जो सेल्स होता है पर्टिकुलरली। इसके अलावा सबसे बड़ा हाईलाइट था हमारे लिए स्टड ज्वेलरी का ग्रोथ, मतलब 41% का ग्रोथ आया इनका स्टड ज्वेलरी वाले सेगमेंट के अंदर। और क्योंकि वो मार्जिन एग्रेटिव होता है तो उससे आपके मार्जिन को मतलब एक तरीके से बूस्ट मिलता है, मार्जिन भी आपके इंप्रूव होते हैं उसकी वजह से। स्टड रेशियो इस कंपनी का अब 10% है। लास्ट ईयर में इस टाइम पे अराउंड 7-8% के आसपास था, तो काफी बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है कंपनी के स्टड ज्वेलरी के अंदर। बाकी एसएसजी अगर आप इनका देखोगे तो सिर्फ 8% दिखेगा, 8% का एसएसजी दिखेगा इस क्वार्टर में। तो इसको अगर आप कंपेयर करोगे सेनको के साथ में या कल्याण के साथ में तो बहुत बड़ा गैप दिखेगा। लेकिन कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है। जो महाराष्ट्र का जो लोकल फेस्टिवल होता है गुड़ी पाड़वा, वो आपका इस बार Q4 में प्रीपोन हो गया, जो कि लास्ट ईयर Q1 में था। तो उसके बेस इफेक्ट की वजह से कंपनी का Q4 इस बार ज्यादा अच्छा हो गया और Q1 में एसएसजी में हमको सिर्फ 8% का ग्रोथ दिख रहा है। अदरवाइज कंपनी का बिजनेस, स्टोर पे फुटफॉल वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा है। देन दो स्टोर्स इन्होंने ओपन करे हैं लाइफस्टाइल वाले ब्रांड के, और अभी इनका टोटल स्टोर अगर आप देखोगे एज ऑफ Q1 ऑफ FY26 तो 55 स्टोर्स हो चुके हैं कंपनी के। इनका प्लान है अगले 3 क्वार्टर्स में 20 से 23 स्टोर्स ही और ओपन करेंगे। पूरे साल का पहले कितना टारगेट था? 20 से 25, 25 में से 2 ओपन कर लिए, तो अभी और करेंगे कंपनी 20 से 23। ये अगले 3 क्वार्टर्स के अंदर कंपनी प्लान कर रही है ओपन करने का। और कहां पे ओपन करेगी, किन सिटीज के अंदर? सो एक आएगा कानपुर में, एक आएगा लखनऊ में, और एक कंपनी इंदौर के अंदर अपना स्टोर ओपन करने को देख रही है। तो ये 3 मेन बेसिकली एरियाज हैं जहां पे कंपनी महाराष्ट्र के बाहर पहली बार एक्सपैंड करेगी, इन 3 सिटीज के अंदर। बेसिकली सेंट्रल इंडिया आ गया आपका, जहां पे कंपनी एक्सपैंड करने को देख रही है। देन इनका हेजिंग कॉस्ट थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, बट वो आपका नोशनल लॉस है, मतलब ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि कैश आउटफ्लो हुआ है कंपनी के उससे, नोशनल लॉस है। और कंपनी कह रही है कि अभी हमारी इन्वेंट्री जो है वो 100% पूरी हमने हेज करी हुई है। ग्रॉस मार्जिन जो कंपनी के इंप्रूव हुए हैं 8% से 13%, तो इसके 3-4 लीवर्स हैं। सबसे पहला लीवर तो है ऑफकोर्स आपका स्टड ज्वेलरी, जो हमने इनके रिजल्ट में भी डिस्कस किया था कि 41% का ग्रोथ आपका आया है स्टड ज्वेलरी में, जबकि पूरा ओवरऑल बिजनेस आपका 30% से ग्रो किया है। तो जो हाई मार्जिन वाला बिजनेस है उसके ग्रोथ ने पूरे कंपनी के बिजनेस के ग्रोथ को भी आउट परफॉर्म किया। इसकी वजह से मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। 7% से 10% स्टड रेशियो हो गया आपका। दूसरा, ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हुए हैं कंपनी के स्ट्रॉन्ग कन्वर्जन की वजह से।
कि फुटफॉल का ग्रोथ है लगभग 23% और उसमें से 90% जो 92% जो कस्टमर्स हैं वो कुछ ना कुछ आपके स्टोर से परचेज करके गए हैं। तो उससे क्या हुआ है कि इवन दो स्लो डाउन हुआ है फुटफॉल के अंदर पहले के क्वार्टर्स के कंपैरिजन में, लेकिन मेरा कन्वर्जन रेट क्योंकि हाई है तो उसने मेरे सेल्स को नीचे नहीं होने दिया है, तो वो भी एक रीजन है कि मार्जिन अच्छे रहे कंपनी के। फिर उसके बाद कंपनी कह रही है कि तीसरा हमारा इस क्वार्टर में फोकस था कॉस्ट डिसिप्लिन के ऊपर। तो अगर आप H2 ऑफ FY25 देखोगे ना, यानी Q3 और Q4 ऑफ FY25, जहां पे पीएन गडगिल ने टोटल 14-15 स्टोर्स ओपन किए थे, तो वो जो स्टोर्स हैं वो अभी आपके आई मीन न्यूली स्टोर्स हैं, उससे इतना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा और उनके कॉस्ट ज्यादा होती है इनिशियल क्वार्टर्स के अंदर। सो कंपनी ने इस क्वार्टर में उन स्टोर्स की कॉस्ट पे काफी ज्यादा फोकस रखा है, थोड़ा सा डिसिप्लिन वहां पे बिल्ड किया और धीरे धीरे उनसे रेवेन्यू अच्छा जनरेट होता जा रहा है, तो उससे भी कंपनी के मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अब इनके ग्रॉस मार्जिन को अगर आप वाई वाई कंपेयर करोगे 8% से 13%, तो ये इंप्रूवमेंट दिखता है, लेकिन वो आपको पैट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि ग्रॉस मार्जिन कंपनी के इसलिए इतने ज्यादा इंप्रूव हुए दिख रहे हैं बिकॉज वो जो आपका रिफाइनरी वाला जो सेगमेंट है वो लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में था, इस बार फर्स्ट क्वार्टर में नहीं है। अब रिफाइनरी वाला जो बिजनेस है ना आपका, वो कोई मार्जिन में जनरेट नहीं करता है, वो सीधे उसका सेल्स जो है वो एज इट इज आता है, कोई जीरो मार्जिन वाला बिजनेस है। तो ग्रॉस मार्जिन में उसकी वजह से हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है एक मेनली, बाकी ये सारी भी फैक्टर्स हैं स्टड रेशियो वगैरह। तो आई मीन कंपेरेबल जो नंबर बनेगा ना सही, वो Q4 से बनेगा, बिकॉज Q4 में भी कंपनी के पास में वो रिफाइनरी वाला सेगमेंट नहीं था और उसमें भी अगर आप ग्रॉस मार्जिन देखोगे तो 12.5% के आसपास ग्रॉस मार्जिन थे। अगेन इस क्वार्टर में सीक्वेंशियली ग्रॉस मार्जिन और इंप्रूव हुए हैं कंपनी के। सेम इंप्रूवमेंट आपको पैट में भी दिखेगा। पैट मार्जिन कंपनी का लास्ट क्वार्टर में आई थिंक 3.8-3.9% था, अभी 4% या उससे भी थोड़ा सा ज्यादा पैट मार्जिन कंपनी ने इंप्रूव किया है। तो ये हमको क्या शो कर रहा है कि स्ट्रक्चरली जो आपका रिफाइनरी वाला सेगमेंट था, जब से आपने उसको एक्सक्लूड किया अपने बिजनेस से, तो आपके मार्जिन बेटर होते जा रहे हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और बेटर होती जा रही है। ऑफ कोर्स उसके अलावा ये स्टड रेशियो वगैरह इनका भी काफी बड़ा रोल है। दो और इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, और ये आपको थोड़ा सा एक एज एन इन्वेस्टर, एज एन एनालिस्ट एक कॉन्फिडेंस देगा इस बिजनेस पे कि क्यों इनके मार्जिन आगे चल के सस्टेन कर सकते हैं। तो इस कंपनी का 42% जो सेल्स है ना वो ओल्ड गोल्ड से आता है। अब ओल्ड गोल्ड में मेरा मार्जिन कैसे इंप्रूव हो जाता है, आई मीन मैं तो पुराने रेट पे गोल्ड ले रहा हूं ना, उसमें थोड़ा बहुत मैंने वो बस मेकिंग चार्जेस मुझे लगाना पड़ा, जो उसको मैं दोबारा से कन्वर्ट करूंगा उसका मेरा कॉस्ट आया। लेकिन मार्केट में जो गोल्ड चल रहा है उस रेट पे मैं नहीं ले रहा आई मीन इन केस अगर वहां पे गोल्ड के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो उस वाली चीज से मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। तो एक तो इनको उससे एडवांटेज मिल रहा है, दूसरा 20% जो ये गोल्ड परचेज कर रहे हैं वो कैश में कर रहे हैं, मतलब जो पुराने कस्टमर्स इनके पास आ रहे हैं गोल्ड ज्वेलरी वगैरह लेकर के, कंपनी उनसे कैश में पुराने गोल्ड को परचेज कर रही है, गोल्ड ज्वेलरी को। तो लगभग अगर आप देखोगे तो 60% जो इस कंपनी का गोल्ड है ना वो इंटरनली आ रहा है, मतलब कंपनी को बाहर से मार्केट से परचेज नहीं करना पड़ रहा। और ये जो 20% ये कैश में परचेज कर रहे हैं, इसमें और जो सेलिंग प्राइस होता है इनका उसमें 3% का मार्जिन कंपनी अर्न करती है। तो मतलब वहां वो भी एक काफी बड़ा लीवर है कि कंपनी के ग्रॉस मार्जिन में हमको इतना इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और मैनेजमेंट भी कह रहा है कि हम कॉन्फिडेंट है कि आने वाले टाइम में, आने वाले क्वार्टर्स में हमारा ये जो ग्रॉस मार्जिन है 12 से 13% का, ये सस्टेन करना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस हमको लगाना है। इस कंपनी का इस क्वार्टर में 12-13% का ग्रॉस मार्जिन था, लास्ट क्वार्टर में 12-13% का ग्रॉस मार्जिन था, और इबिट्टा मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है। इबिट्टा मार्जिन लास्ट ईयर 3% के आसपास था, अब 6 से 7% के बीच में है। अगले जो 2-3 क्वार्टर्स हैं, उन तीनों क्वार्टर्स में लास्ट ईयर अगर आप देखोगे ना तो कंपनी के ग्रॉस मार्जिन कम थे। आई थिंक Q2 में तो कंपनी का ग्रॉस मार्जिन सिर्फ 7% था, अभी तो इबिट्टा मार्जिन ही कंपनी का 7% के आसपास है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो Q2 के रिजल्ट आएंगे उसमें भी पीएन गडगिल का जो अर्निंग का ग्रोथ है वो काफी स्ट्रांग रहना चाहिए, सेम Q1 की तरह। मतलब सेल्स का ग्रोथ ऑफ कोर्स हमको ज्यादा नहीं दिखेगा, वो रिफाइनरी का इंपैक्ट होगा, लेकिन जो बॉटम लाइन है उसमें फिर से अच्छा ग्रोथ दिखने का एक्सपेक्टेशन है Q1 की तरह, क्योंकि आपका ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हो जाएगा। लास्ट ईयर था 7%, इस बार एटलीस्ट 12-13% होगा। इबिट्टा मार्जिन था 3%, इस बार 6-7% होगा, और पैट मार्जिन आपका 4% के रन रेट पे चल रहा है, तो एक और अच्छा अर्निंग ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा Q2 के अंदर भी। सो इस तरीके का एक्सपेक्टेशन बन रहा है। देन और क्या डिस्कस करें, हाँ जुलाई में डिमांड कैसी रही है, तो हमने कल्याण का कॉन कॉल डिस्कस किया था। उनकी मैनेजमेंट ने बोला था कि जुलाई और अगस्त जो लास्ट ईयर था आपका इंपोर्ट ड्यूटी कट हुआ था, तो एक सडनली बहुत बहुत स्ट्रांग डिमांड हमको देखने को मिली थी, तो बेस इफेक्ट हाई है लास्ट ईयर का। सो आई मीन वाई कंपेरेबल नहीं है नंबर्स, लेकिन पूरे क्वार्टर में कल्याण कॉन्फिडेंट था ग्रोथ को लेकर के।
इनकी मैनेजमेंट का भी ऑलमोस्ट सेम व्यू है कि वाई वाई कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज वो एक वन ऑफ मंथ था आपका जुलाई और अगस्त का लास्ट ईयर का। लेकिन इस बार मैनेजमेंट कह रही है कि जो आपका ये सावन का जो मंथ चल रहा है, प्लस और जो अभी आपके फेस्टिवल स्टार्ट हो रहे हैं, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी वगैरह, इन सब में ये अच्छा डिमांड देख रहे हैं। एंड ओवरऑल मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि Q2 में भी ठीक ठाक ग्रोथ आएगी इनकी, एक्सक्लूडिंग रिफाइनरी सेगमेंट। स्टोर एक्सपेंशन का कैसा प्लान रहेगा कंपनी का आने वाले टाइम के अंदर, तो हमने इनके रिजल्ट में एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करी थी कि अगर कंपनी लास्ट ईयर की तरह ये सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करती है तो एक इनको एडवांटेज मिलेगा कि स्टोर का ब्रेक इवन फास्ट हो सकता है, प्लस मार्जिन अच्छे बन सकते हैं, और आपका ओवरऑल जो रेवेन्यू है उसका ग्रोथ का मोमेंटम सस्टेन रह सकता है। तो कंपनी ने अभी तक सिर्फ 2 स्टोर्स ओपन किए हैं। अब इनका टारगेट है ये जो अगस्त और आपका सितंबर का जो मंथ है, इसमें कंपनी काफी सारे स्टोर ओपनिंग का प्लान कर रही है। एक तो इन्होंने अभी नासिक के अंदर एक स्टोर ओपन कर दिया है, तो टोटल स्टोर अब पीएन गाडगिल के 56 हो चुके हैं अभी जो हम कॉन कॉल डिस्कस कर रहे हैं। ये 3 स्टोर्स और ओपन करेंगे अभी। एक तो महाराष्ट्र के अंदर जलना के अंदर, फिर एक इंदौर में सबसे पहला स्टोर कंपनी का ओपन होगा आउटसाइड महाराष्ट्र, ये कंपनी सितंबर में ओपन करेगी। और उसके बाद जो आपका वो श्राद्ध का जो पीरियड होता है वो जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कंपनी 3 स्टोर्स ओपन करेगी, जिसमें से 2 पुणे में होंगे और एक कानपुर में होगा। तो यानी महाराष्ट्र के बाहर जो ये एक्सपेंशन करने को देख रहे हैं वो मेनली ये Q2 के अंदर ही कर देंगे। प्लस दिवाली के आसपास कंपनी इनके जो खुद के पीएन गडगिल के जो स्टोर है ना, उसमें इनका जो वो सब ब्रांड है लाइफस्टाइल बाय पीएनजी, उसके 4 शॉप इन शॉप ओपन करेगी। शॉप इन शॉप क्या होता है? पीएन गडगिल का खुद का स्टोर, उसी के अंदर एक और शॉप टाइप कंपनी वहां पे क्रिएट कर देगी लाइफस्टाइल बाय पीएनजी के लिए। मतलब एक टेक्निकली अगर आप समझो तो एक ये अच्छी स्ट्रेटेजी भी है, एक तरीके से फ्री की आपकी ब्रांडिंग मार्केटिंग कैंपेनिंग हो रही है, क्योंकि लाइफस्टाइल बाय पीएनजी अभी तक बहुत सारे लोगों को एक तरीके से अवेयरनेस नहीं होगा कि ये पीएन गडगिल का ही ब्रांड है। और क्योंकि फेस्टिव सीजन में आप इसको ये शॉप इन शॉप ओपन करोगे, 4 शॉप इन शॉप कंपनी प्लान कर रही है, तो जो भी कस्टमर पीएन गडगिल के स्टोर पे आएगा उसको एक तरीके की फ्री की मार्केटिंग हो जाएगा, एक तरीके का वो एक्सपीरियंस ले सकता है कि लाइफस्टाइल पीएनजी कैसा ब्रांड है, क्या डिजाइन है, क्या कलेक्शंस होते हैं इसके, किस तरीके का सर्विस है वहां पे इस कंपनी का। सो ये भी एक तरीके की फ्री की मार्केटिंग हो जाएगी कंपनी की, जो ये प्लान कर रहे हैं इसी फेस्टिवल ड्यूरेशन के अंदर। तो उनका कहना है कि Q2 के एंड तक हमारा जो टोटल नंबर ऑफ स्टोर है ना वो 64 के आसपास हो जाएगा। 56 अभी हो गया, 7 से 8 स्टोर कंपनी और ओपन करेगी। एंड देन जो आपका Q3 और Q4 है उसमें कंपनी और स्टोर एक्सपेंशन रैंप अप करेगी अपना लाइफस्टाइल बाय पीएनजी का, 7 से 8 स्टोर और ओपन करेगी। बाकी 3 से 4 स्टोर कंपनी ओपन करेगी अपने खुद का पीएनजी का। तो ये इनका स्टोर एक्सपेंशन का प्लान है, यानी बाय द एंड ऑफ FY26 टोटल स्टोर कंपनी के 73 से 75 78 के आसपास होंगे। ग्रॉस मार्जिन हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। क्यूआईपी का इनको बोर्ड से अप्रूवल मिल गया है, लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारे पास अभी फंडिंग वगैरह अवेलेबल है। मतलब ये जो स्टोर एक्सपेंशन हम प्लान कर रहे हैं, अब इसका अगर आप कैपेक्स देखोगे तो जो कंपनी ये लाइफस्टाइल बाय पीएनजी का स्टोर ओपन करती है उसमें पर स्टोर कंपनी को 10 करोड़ का खर्चा लगता है, 10 करोड़ का कॉस्ट लगता है। और जो ये खुद का स्टोर ओपन करते हैं पीएनजी का, उसका कॉस्ट होता है 50 करोड़ पर स्टोर। तो इनका कहना है कि मतलब जो बहुत बड़ा पार्ट है इस कैपेक्स का वो हम खुद इंटरनली इसको फंड कर सकते हैं। हमारा प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग है, लास्ट ईयर की रिटेन्ड अर्निंग है, तो उसके थ्रू इसको हम फंड कर सकते हैं। बाकी 100 से 150 करोड़ का इन्होंने डेट सैंक्शन करा के रखा हुआ है 2 बैंक से, तो अगर जरूरत पड़ेगा तो वहां से उसको यूज कर सकते हैं। यानी नियर फ्यूचर में इमीडिएट टर्म के ऊपर कंपनी अभी फंड रेजिंग को नहीं देख रही है, क्यूआईपी को नहीं देख रही है। इसका एक लॉजिकल रीजन ये भी हो सकता है कि इसका स्टॉक अगर आप देखोगे ना तो एक तरीके से अंडर वैल्यूड बोल सकते हैं मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब से इन्होंने आईपीओ लाया है तब से अगर आप देखोगे तो 25 30 35% का फॉल आ गया है स्टॉक के अंदर। जबकि लिस्टिंग के बाद से कंपनी की अर्निंग ग्रोथ इंप्रूव हुई है, कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, डायरेक्शनली स्टोर काउंट बढ़ा है, सेल्स ग्रोथ काफी कंसिस्टेंट रही है। तो सारी चीजें अच्छी गई हैं बिजनेस के फेवर में, लेकिन उसके कंपैरिजन में स्टॉक 30-35% नीचे गिर गया है। तो प्रोमोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि जब मुझे फंड की अभी रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो मैं क्यों अननेसेसरी अपने स्टेक को कम करूं ऐसे मार्केट के अंदर। जब आगे चल के थोड़ा सा वैल्यूएशन भी अच्छा मिलेगा मुझे, तब जाके मैं उसको कर सकता हूं। तो अभी नियर टर्म में तो इनका कोई प्लान नहीं है, बाकी ट्रैक तो हम करते ही रहेंगे। तो ये एक अच्छी चीज है एक्चुअली। देन फ्रेंचाइजी ग्रोथ अगर आप इनका देखोगे
तो मैनेजमेंट उसको लेकर के काफी कॉन्फिडेंट है कि कंसिस्टेंटली 90 80 100% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है। फ्रेंचाइजी बिजनेस का मॉडल कैसा है इनका, तो ये फ्रेंचाइजीज को ना अपना इन्वेंट्री सेल करते हैं और उनसे वो मतलब ग्रॉस मार्जिन चार्ज करते हैं 2.5% का। अब देखने में आपको लगेगा कि सिर्फ 2.5% का ग्रॉस मार्जिन चार्ज कर रही है कंपनी, लेकिन आप इस तरीके से समझो कि आपने कोई रिस्क नहीं लिया, रिस्क फ्री आपने 2.5% के आसपास का ग्रॉस मार्जिन अर्न कर लिया। प्लस रॉयल्टी फी भी कंपनी अलग से चार्ज करती है 0.5% का, यानी मोटा मोटा आप देखो तो आप 3% का मार्जिन कमा रहे हो फ्रेंचाइजी से। लेकिन उसमें क्या है कि रिस्क सारा फ्रेंचाइजी उठा रहा है, मतलब उसका इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, जो भी एक्सपेंसेस है एम्प्लॉय वगैरह के, मेंटेनेंस का खर्चा, स्टोर का खर्चा, ये सारा फ्रेंचाइजी खुद मैनेज कर रहा है। कंपनी क्या कर रही है, इमीडिएटली अपनी इन्वेंट्री उनको दे रही है, उनको सेल कर रही है और उनके बिजनेस में मतलब इमीडिएट बेसिस पे कैश आ रहा है, तो वर्किंग कैपिटल का कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी के अभी कैश आ गया मेरे को और मैंने 2.5 से 3% उस पर अर्न भी कर लिया। तो इस तरीके का इनका फ्रेंचाइजी का मॉडल है। और इनका कहना है कि फ्रेंचाइजी ने अभी रिसेंटली इसी क्वार्टर के अंदर 30% अपनी इन्वेंट्री और इंक्रीज करी है, यानी 30% इन्वेंट्री इनसे परचेज करी है। और इसका मतलब क्या है कि वो भी अपने स्टोर्स के अंदर ये जो ऑनगोइंग फेस्टिव सीजन है आपका, राखी, इंडिपेंडेंस डे, जन्माष्टमी, फिर आपका आगे नवरात्रे आएंगे, दिवाली आएगा, वेडिंग सीजन आएगा, उसको लेकर के काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड वो एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो उस वाले बिजनेस को लेकर के इनकी मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है। प्लस इसमें एक रिस्क ये आ सकता है आगे चल के कि अगर कल को चल के जिस तरीके से गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं और इंक्रीज होते हैं, तो क्या इनके जो फ्रेंचाइजीज हैं वो एक तरीके से बंद करना चाहें फ्रेंचाइजी को, या फिर इंक्रीमेंटल डिमांड ना आए फ्रेंचाइजी की तरफ से। तो मैनेजमेंट कह रही है ये सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से मॉनिटर करते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि अगर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो एक तरीके से मतलब वो जो फ्रेंचाइजी है उसका कैपिटल अप्रिशिएट होगा, उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो अप्रिशिएट होगा एक तरीके से। और दूसरा, हम मतलब फ्रेंचाइजी देने से पहले एक अच्छे से मेक श्योर करते हैं, एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके बाद ही हम मेक श्योर करके उनको ये फ्रेंचाइजी जो है वो हैंड ओवर करते हैं। तो अपने पार्ट पे कंपनी क्रॉस चेक काफी अच्छे से करती है। बाकी लाइफस्टाइल ज्वेलरी इनका कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है फर्स्ट ईयर के अंदर, उसमें मतलब अगर आप थोड़ा सा मैट्रिक उसका समझोगे तो कंपनी कह रही है पहले साल के अंदर ना उसका जो इन्वेंट्री टर्न है, जो स्टॉक टर्न है, वो 1 से 1.2 के आसपास रहेगा। अभी कितना इन्वेस्ट कर रही है कंपनी, उसमें लगभग 8 से 9 करोड़ का, 7 से 8 करोड़ का कंपनी उसमें इन्वेंट्री डाल रही है, जो इनका लाइफस्टाइल बाय पीएनजी है। तो उसका 1 से 1.2 का अगर आता है स्टॉक टर्न की अगर हम बात करें, तो मोटा मोटा आपका रेवेन्यू जो है वो 9 से 11 करोड़ के बीच में हो जाता है। मैनेजमेंट का कहना है कि फर्स्ट ईयर जो होगा ना, उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका टोटल रेवेन्यू में जो कंट्रीब्यूशन है, पीएन गाडगिल का टोटल रेवेन्यू में जो कंट्रीब्यूशन है वो लेस देन 100 करोड़ होगा। वैसे तो ये अगर आप देखोगे तो 10 से 12 स्टोर ओपन कर रहे हैं इस पूरे साल के अंदर, लेकिन सारे स्टोर 10 से 11 करोड़ रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे ना, क्योंकि कुछ स्टोर्स जो है वो आपके Q3 Q4 के आसपास आएंगे, तो उनको उतना रेवेन्यू जनरेट करने में टाइम लगेगा। तो अभी पहले साल में इनसे जो मैक्सिमम रेवेन्यू आने का चांस है किसी भी एक पर्टिकुलर स्टोर से, वो 10 से 11 करोड़ के बीच में है। लेकिन हमको इसमें क्या मॉनिटर करना है, Q1 तो चला गया, Q2 Q3 में भी नहीं, Q4 में हमको इससे मैनेजमेंट पे आउटलुक चाहिए कि आगे चल के इन स्टोर्स का इन्वेंट्री टर्न और बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है। उसका रीजन ये है कि अगर आप पीएन गडगिल का इन्वेंट्री टर्न देखोगे या स्टॉक टर्न देखोगे तो वो 4 से 5 है, इंडस्ट्री में प्रोबेबली सबसे बेस्ट आता है। तो इनका ये जो नया ब्रांड है इसका भी एटलीस्ट 4 से 5 नहीं, लेकिन धीरे धीरे डायरेक्शनली इंप्रूव होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो ठीक है 1.2 के आसपास रहेगा, लेकिन हमको आउटलुक चाहिए इस पे Q4 के अराउंड मैनेजमेंट से कि आगे इसका कितना बढ़ने का स्कोप है, बिकॉज फिर वहीं से रेवेन्यू के पोटेंशियल का आइडिया लगेगा। बट एक चीज इसमें अच्छी क्या है इस वाले ब्रांड में, कि इसका प्रोडक्ट मिक्स जो है वो हायर मार्जिन की तरफ रहेगा। 30% इसके अंदर कंपनी अपना स्टड ज्वेलरी सेल करेगी, 70% जो है वो अपना गोल्ड ज्वेलरी सेल करेगी। इससे क्या होगा, इससे मार्जिन मेरा और इंप्रूव होने का चांस बढ़ जाता है, बिकॉज मेरा जो मतलब ओवरऑल अभी आप करंट मिक्स देखोगे पीएन गडगिल का, तो 10% है स्टड ज्वेलरी, 90% है गोल्ड ज्वेलरी, और मेरा जो हायर बिजनेस है वो सिर्फ 10% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। जो मैंने नया ब्रांड स्टार्ट किया है वो 30% जो बिजनेस करेगा वो हायर मार्जिन वाले बिजनेस के अंदर करेगा, यानी इंक्रीमेंटल मेरे बिजनेस में जो रेवेन्यू आएगा वो हायर मार्जिन की तरफ थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब मेरा स्टड रेशियो और इंप्रूव होने का चांस है, यानी कि मेरा मार्जिन यहां से और इंप्रूव होने का चांस है। ये स्कोप सेनको के साथ में नहीं है। सेनको के साथ में इसीलिए नहीं है क्योंकि उस कंपनी का वो जो सब ब्रांड है सैनीज, वो एक लाइफस्टाइल ब्रांड है, मतलब वो सिर्फ ये आपका कैजुअल ज्वेलरी सेल नहीं करता है। कंपनी लैब ग्रोन डायमंड सेल करती है, उसके अलावा आपके लेदर के बैग वगैरह हैं और भी काफी सारी एसेसरीज हैं। सो उस तरीके का ब्रांड उन्होंने वो क्रिएट किया है।
वो उनके लिए इतना मार्जिन एक्रेटिव नहीं है। सेनको का जो मेन मार्जिन इंप्रूव होगा वो उनके खुद के बिजनेस में जो स्टड रेशियो इंप्रूव होगा वहां से होगा। पीएन गडगिल के पास में डबल लीवर्स हैं। पहला, इनका जो खुद के बिजनेस में ये स्टड ज्वेलरी का शेयर बढ़ता जा रहा है, वहां से इंप्रूव होगा। दूसरा, जो उनका लाइफस्टाइल बाय पीएनजी है वो भी 30% स्टड ज्वेलरी पे ऑपरेट करेगा, तो अगर उसका भी बिजनेस ठीक तरीके से ग्रो किया तो वो भी एक कंपनी के लिए मार्जिन लीवर, मतलब मार्जिन इंप्रूवमेंट का एक लीवर बन जाएगा। अभी ये स्कोप है, काफी अच्छे स्कोप है, लेकिन ये होगा नहीं होगा ये हमको ऑफकोर्स आगे चल के ट्रैक करना है। बाकी एसएसजी वगैरह हमने डिस्कस कर लिया है कंपनी का, क्यूआई पे भी हमने डिस्कस कर लिया। पैट मार्जिन का गाइडेंस इन्होंने बढ़ाया है, तो ये एक सबसे अच्छा पार्ट है इस कॉन कॉल का। अभी लास्ट क्वार्टर में हमने डिस्कस किया था, रिजल्ट में भी डिस्कस किया था कि इन्होंने पैट मार्जिन पे काफी कंफ्यूजिंग गाइडेंस दिया है, 2.7% से लेकर के 3.2% का, जबकि Q4 में कंपनी के पैट मार्जिन 4% थे। सो अभी मैनेजमेंट का कहना है कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि 3.5 से 4% तक हमारा पैट मार्जिन रह सकता है, क्योंकि इस क्वार्टर में भी आप देखोगे तो 4% का पैट मार्जिन है। आपका स्टड रेशियो डायरेक्शनली इंप्रूव होता जा रहा है, तो इसका मतलब आगे चल के पैट मार्जिन और बढ़ना चाहिए। बट स्टिल हम अज्यूम करते हैं कि आप नए स्टोर्स ओपन कर रहे हो, नए टेरिटरी के अंदर ओपन कर रहे हो, तो थोड़ा सा मार्जिन पे हिट कर सकता है। तो आई मीन एटलीस्ट 3.5 के आसपास तो कंपनी मार्जिन ऑपरेट कर रिपोर्ट कर सकती है FY26 में। अगर 2.7 जाता है ये वाला नंबर, तो बहुत खराब होता कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से। तो अभी 3.5 से 4% का गाइडेंस इन्होंने दिया है, ये काफी पॉजिटिव गाइडेंस है। देन एक इन्होंने मतलब आप इसको गाइडेंस नहीं लेना चाहिए, एक इन्होंने अपना एस्पिरेशन शेयर किया है। एक कुछ इनका इंटरव्यू भी आया था कुछ टाइम पहले, उसमें भी मैनेजमेंट ने बताया था कि बाय द एंड ऑफ FY28 हमारा एस्पिरेशन है कि हम 150 स्टोर्स तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे? तो इस साल अगर आप देखोगे कंपनी के टोटल स्टोर्स हो जाएंगे 80 के आसपास, फिर सेम 20 से 25 स्टोर्स ही ओपन करने को देख रहे हैं FY27 के अंदर, तो कितना स्टोर हो जाएगा? 105 से 110। और उसके बाद कंपनी को QIP रेज करना है। FY27 में एक तरीके से कंपलसरी है इनके लिए QIP रेज करना। तो जब कंपनी QIP रेज करेगी, फ्रेश फंड आएगा बिजनेस में, उसको भी डिप्लॉय करना है ग्रोथ के लिए। तो आई मीन 25-30 स्टोर्स कंपनी फिर से ऐड कर सकती है FY28 के अंदर। तो अराउंड 150 के आसपास ये टारगेट कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ FY28। ये एस्पिरेशन है, अभी वो डिपेंड करता है कि जितने स्टोर्स ये ओपन करते जाते हैं उन पे कैसा रिस्पॉन्स आता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप ब्रॉडर ट्रेजेक्टरी भी लेके चलो, तो आपके 3 साल के अंदर मोटा मोटा स्टोर जो है आपका वो डबल से ज्यादा हो जाएगा। आज 55 है, तब आप मे बी 150 नहीं तो 130 140 के आसपास हो गए। तो आपका 25-26% का ग्रोथ कैगर बन रहा है सिर्फ स्टोर का। और ऐसे में पीएन गडगिल के ज्यादा स्टोर्स नहीं है अभी, तो अगर इन्होंने 10-11% का एसएसजी भी मेंटेन कर लिया, तो ओवरऑल रेवेन्यू टर्म्स में ये कंपनी 35% के आसपास बहुत आराम से ग्रो कर सकती है। क्योंकि सेनको का स्टोर काउंट आप देखोगे ना तो 200 के आसपास है, और उसका एसएस क्या बोलते हैं एसएसजी जो है वो 12-13% के आसपास है। कल्याण का स्टोर काउंट तो ऑलमोस्ट 300 है, 300 प्लस है, और उसका एसएसजी आता है अराउंड 18-20% के रेंज में। तो अगर यहाँ पे कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी हम लेके चलते हैं पीएन गाडगिल के केस में, तो बहुत आराम से ये कंपनी 10% के आसपास का एसएसजी तो रिपोर्ट कर ही सकती है। तो 35% का ग्रोथ कैगर मेंटेन करने का पोटेंशियल है गाडगिल के पास में। लेकिन हाँ, डिपेंड करता है कि बाकी एक्सपेंशन प्लान कैसा जाता है, लेकिन उस डायरेक्शन में कंपनी जा सकती है। तो ये चीज देख के काफी अच्छा लगता है गाडगिल को देख करके। इसमें कैपेक्स कितना लगेगा ये ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा कि कंपनी कौन सा स्टोर कितना ओपन करेगी। जैसे अगर फ्रेंचाइजी का स्टोर होगा तो उसमें तो कैपेक्स जाता नहीं है, सारा खर्चा फ्रेंचाइजी का होता है। जो कंपनी खुद गाडगिल का स्टोर ओपन करती है उसमें आपका 50 करोड़ पर स्टोर जाता है, और जो आपका ये लाइफ स्टाइल बाय पीएनजी है उसमें 10 करोड़ पर स्टोर जाता है। तो ये आई मीन कैपेक्स का इन्होंने कोई एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं दिया है, बिकॉज ये डिपेंड करेगा कि कौन सा स्टोर ज्यादा अच्छा चल रहा है, कहाँ पे कौन से स्टोर की ओपन करने की जरूरत है। तो वो सारी चीजें उस पर डिपेंड करेगी। अभी फोकस हमको इस साल पे करना है मेन। देन न्यू ज्योग्राफीज में ये एक्सपैंड कर रहे हैं, तो कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी है? क्योंकि महाराष्ट्र में तो आप 150-170 साल से ऑलरेडी हो, तो वहां पे आपका स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है। वहां पे आप जो आपके नेशनल लेवल के जो प्लेयर्स हैं, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, उनसे इजीली compete कर सकते हो। लेकिन अब आप उनकी टेरिटरी में जा रहे हो, वहां पे वो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, तो कंपनी के पास में क्या स्ट्रेटेजी है? सो मैनेजमेंट का कहना है कि हमने काफी ज्यादा प्लान करके, बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल की रिसर्च करके हमने ये डिसाइड किया कि हमको सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया के अंदर एक्सपैंड करना है। डिजाइन को लेकर के इनकी स्ट्रेटेजी है कि 70% जो इनके स्टोर्स में वहां पे डिजाइन होंगे वो लोकलाइज डिजाइन होंगे। जैसे कानपुर के अंदर वहां के जो डिजाइन चलते हैं 70% वहां के होंगे। लखनऊ के अंदर जो वहां के चलते हैं कंपनी वहां के डिजाइन रखेगी। बाकी का जो 30% है वो पीएन गडगिल का जो फ्लैगशिप, जो एक यूनिक एक तरीके से डिफरेंशिएटर रखेगा उनको, उस तरीके के डिजाइन कंपनी अपने स्टोर्स के अंदर रखेगी।
ब्रांड एक्सपीरियंस में इनका टारगेट रहेगा कि जैसा फैमिली ज्वेलर वाला एक्सपीरियंस ये देते हैं अपने कस्टमर को महाराष्ट्र के अंदर, सेम एक्सपीरियंस ये देंगे इन सारे सिटीज के अंदर भी, सो दैट मतलब फैमिली ज्वेलर का जो एक मॉडल चलता है आपका, क्या क्या बोलते हैं उसको, मेड टू ऑर्डर वाला कंपनी फीचर वहां पे भी फॉलो करने को देख रही है, और बाकी एम्प्लॉय वगैरह को भी उस तरीके से ट्रेन करेगी कंपनी। मैनेजमेंट का कहना है कि जो 200 ईयर्स की जो लीगेसी है पीएन गाडगिल की, उसको देखते हुए हम काफी कॉन्फिडेंट हैं कि उन एरियाज में भी हमारा अच्छा एक्सपेंशन जाएगा, अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिलेगा। देन ये वाला अगर आप पॉइंट देखोगे, जो इन्होंने लास्ट ईयर नवरात्रे के 9 डेज पे 9 स्टोर्स ओपन करे थे, उनका ब्रेक इवन पीरियड इंप्रूव हो गया 12 to 15 मंथ्स। सो उसी को कंसिडर करते हुए ये क्वेश्चन इनको पूछा गया था कि इस क्वार्टर में आई मीन जो आपका प्लान है कि फिर से आप फेस्टिवल के आसपास ही सारे स्टोर ओपन करने को देख रहे हो, तो क्या आपका जो ब्रेक इवन पीरियड है इन सारे स्टोर्स का वो भी इंप्रूव हो सकता है 12 से 15 मंथ? मैनेजमेंट का कहना है कि जनरली हमारा ब्रेक इवन पीरियड रहता है एक स्टोर का 15 से 18 मंथ्स। अब ऑफ कोर्स ट्रेडिशनली ऐसा मतलब हिस्टोरिकली ऐसा होता है कि जब हम फेस्टिवल के आसपास स्टोर ओपन करते हैं तो 12 से 15 मंथ्स में हमारा जो ब्रेक इवन पीरियड है वो इंप्रूव हो जाता है। एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इन्होंने यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया कि इस बार वो होगा या नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि कंपनी नए एरिया में एक्सपैंड कर रही है, सो इनका कहना है कि वहां पे कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा उस पर डिपेंड करता है। तो आई मीन इस चीज को अगर आप ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप बोल सकते हो मैनेजमेंट को लेकर के, लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, क्योंकि आप नए एरियाज में नई सिटीज के अंदर एक्सपैंड कर रहे हो, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा इनिशियल रिस्पॉन्स कैसा आता है उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। वरना महाराष्ट्र के अंदर इनका जो ब्रेक इवन पीरियड है वो 12 to 15 मंथ्स इंप्रूव हो जाता है जब भी कंपनी फेस्टिवल के आसपास कोई नया स्टोर ओपन करती है। फिर ग्रोथ गाइडेंस पे अगर हम बात करें, सो ये एक्चुअली मुझे कमेंट में किसी ने पूछा था कॉन कॉल के जस्ट थोड़ी देर पहले इनके, कि इनका जो Q1 में रेवेन्यू है वो 1700 करोड़ के आसपास है, पूरे साल का टारगेट इनका 10,000 करोड़ का है, तो आने वाले क्वार्टर्स में इनको 40% से ग्रो करना पड़ेगा। सो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, क्योंकि इन्होंने गाइडेंस दिया था 25 से 30% का, तो रेवेन्यू का रेंज हो जाता है 9500 से 10,000 करोड़। अब क्योंकि ये मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है कि थोड़ा सा ये अभी इनकंसिस्टेंट रहते हैं गाइडेंस को लेकर के, तो हमने अपने पार्ट पे कंजर्वेटिव एस्टिमेट लिया था कि 25% से कंपनी ग्रो करेगी, यानी 9500 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू आना चाहिए गाइडेंस के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि कंपनी का ये जो H1 है, Q1 में तो सिर्फ 1700 करोड़ का रेवेन्यू आया, Q2 में भी हमको पता है वो रिफाइनरी सेगमेंट का इंपैक्ट रहेगा, तो वाई ग्रोथ अच्छी नहीं दिखेगी। सो ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास ही कंपनी का रेवेन्यू आएगा Q2 के अंदर भी। तो यानी H1 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू बेस बनता है 3800 करोड़ का, और पूरे साल में इनको अगर 9500 करोड़ करना है तो इसका मतलब Q3 प्लस Q4 यानी कि H2 के अंदर कंपनी को अराउंड 5700 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट करना होगा। लास्ट ईयर H2 में कंपनी का रेवेन्यू था 4000 करोड़, तो वाई लेवल पे कितना ग्रो करना पड़ेगा? 40%, यानी Q3 Q4 के अंदर आपको 40% से ग्रो करना पड़ेगा अगर आपको 9500 करोड़ रेवेन्यू करना है FY26 के अंदर। सो मैनेजमेंट से जब ये चीज पूछा गया तो इनका कहना है कि हमारा जो गाइडेंस का रेंज था वो 9000 से 9500 करोड़ के बीच में था। अब टेक्निकली आप बोल सकते हो कि इन्होंने गाइडेंस घटाया, बिकॉज पहले था 25 से 30%, तो वो बना 95 से 10,000 करोड़, लेकिन इन्होंने खुद कॉन कॉल में बोला है कि हमारा गाइडेंस था 9000 से 9500 करोड़। तो उसको लेकर के हम कॉन्फिडेंट हैं कि H2 में हमारा अच्छा ग्रोथ आएगा, फेस्टिव सीजन है, वेडिंग सीजन है, तो उसके आसपास हम पहुंच जाएंगे। अब टेक्निकली अगेन आप बोल सकते हो कि गाइडेंस को उन्होंने घटाया है, लेकिन मैं इसको इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं मानता, बिकॉज क्योंकि वही मेन पॉइंट है ना कि ये नए एरियाज के अंदर एक्सपैंड कर रहे हैं। पहली बार आप महाराष्ट्र के बाहर जाके एक तरीके से एक्सपैंड कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपका इंक्रीमेंटल ग्रोथ उन स्टोर से कैसा आएगा, आपको प्राइसिंग पे कितना हिट लेना पड़ेगा, कहीं ज्यादा हिट ना हो जाए कि मार्जिन आपके इंपैक्ट कर जाए, तो आपको ग्रोथ को प्रोटेक्ट करना, आई मीन ग्रोथ को वहां पर थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़े। सो ये सारी चीजें कंपनी को थोड़ा सा आई मीन Q3 Q4 के आसपास थोड़ा सा क्लियर आउटलुक मिलेगा, तो इसलिए इन्होंने मे बी ये रेंज को थोड़ा सा नीचे की तरफ किया है। बट इसको टेक्निकली आई मीन नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि समझ में आता है कि उसके पीछे का रैशनल क्या है। अगर ऐसा होता कि ये महाराष्ट्र में ही एक्सपैंड कर रहे हैं, उसके बाद मैनेजमेंट एक तरीके से रेंज को नीचे की तरफ करता, तब ऑफ कोर्स मैं इसको नेगेटिव लेता, लेकिन सिर्फ नंबर को देख करके अगेन हम डिसाइड नहीं कर सकते ना, बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या फेस कर रहा है, किस सिचुएशन में वो आगे एक्सपैंड करने को देख रहे हैं, वो सारी चीजें भी तो हमको कंसिडर करनी है। तो ये पूरा आउटलुक बन रहा है आपका पीएन गडगिल का। बाकी ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं। एक और चीज है जो इनके मार्जिन को इंपैक्ट कर सकती है, मार्केटिंग एक्सपेंस। तो इनका मार्केटिंग एक्सपेंस जो है वो रेवेन्यू का 1% होता था पहले,
अब मैनेजमेंट बोल रहा है वो 1.2 से 1.4% के बीच में रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो पास्ट में स्टोर्स हमने जो ओपन करे हैं उसमें मार्केटिंग करना पड़ रहा है, अभी हम नए सिटीज के अंदर जा रहे हैं, वहां पे भी मार्केटिंग पे ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के अंदर तो हम हैं ही 200 साल से, तो वहां तो क्यों ही ज्यादा मार्केटिंग की खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन नए एरिया में जा रहे हैं तो वहां मार्केटिंग एक्सपेंस कंपनी का बढ़ गया है, तो ये भी थोड़ा सा इनके मार्जिन को हिट कर सकता है। सो ये ओवरऑल कॉन कॉल था पीएन गडगिल का। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो नंबर्स तो अच्छे आई हैं और कमेंट्री भी ठीक है। कुछ कुछ पार्ट पे आप बोल सकते हो कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो समझ में आता है कि जब आप नए टेरिटरी में जा रहे हो तो थोड़ा सा आप वेट करते हो कि वहां पे इनिशियल रिस्पॉन्स कैसा आता है। एंड ये एक्चुअली में आई मीन अगर आप किसी बिजनेस को रिगुलरली ट्रैक कर रहे हो ना एज एन इन्वेस्टर या एज एन एनालिस्ट, तब आप ये चीज फील कर सकते हो कि मतलब एक होता है ना घर में किसी बच्चे का रिजल्ट आने वाला है तो थोड़ा सा नर्वसनेस भी फील होता है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी होता है। तो सेम आई मीन पर्सनली मैं वो फील कर पा रहा हूँ पीएन गडगिल के लिए कि जब ये वहां एक्सपैंड करेंगे पहली बार तो कैसा ग्रोथ देखने को मिलेगा, मार्जिन किस तरीके से रख पाएगी कंपनी, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेगी, कस्टमर किस तरीके से ट्रीट करेंगे, कैसे इनको मतलब इनकी सर्विस को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग होगी Q3 के कॉन कॉल में कि मैनेजमेंट इस पे क्या इनसाइट देता है। बट ओवरऑल चीजें ठीक है। ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 20 से 25% का ग्रोथ बन रहा है अब, जो पहले 25 से 30% का था इनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग। बट अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो इसको ये आउट परफॉर्म भी कर सकते हैं। कंपनी 9500 से 10,000 करोड़ का भी रेवेन्यू कर सकती है। बट इवन अगर ये 9,000 करोड़ भी करते हैं तो भी आप ये समझो कि रिफाइनरी सेगमेंट को एक्सक्लूड करके पूरे साल का जो ग्रोथ है ना वो 30% आएगा पीएन गडगिल का, जो कि बहुत अच्छा ग्रोथ है। और उसके बाद अगर हम इनका पूरा मतलब डील ओवरऑल देखते हैं तो अज्यूमिंग की कंपनी 3.2% का पैट मार्जिन करती है, इन्होंने गाइडेंस दिया है 3.5 से 4% का, हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेते हैं। सो अगर 3.2% का पैट मार्जिन करती है कंपनी ऑन अ रेवेन्यू बेस ऑफ 9,000 करोड़, तो इनका फुल ईयर का पैट बनता है 288 करोड़। और अभी आई मीन करंट मार्केट कैप से अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो कंपनी का फॉरवर्ड पी जो है वो 26-27 के आसपास बनता है। यानी कि अगर मैं बहुत एक्स्ट्रा कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी ले रहा हूं तो भी जो डील है ओवरऑल रीरेटिंग की वो काफी अच्छी लगती है, क्योंकि अर्निंग ग्रोथ है 30-35% का, पीई है 26 का, तो पैग रेशियो आपका बन रहा है 0.7 से 0.8 के आसपास। एक ऐसे बिजनेस के लिए जो 30-35% पे ग्रो कर रहा है, आगे का एक्सपेंशन रेट का टारगेट है उसका 25 से 30% के बीच में, और रिटर्न रेशियोज तो ऑलरेडी काफी अच्छे हैं कंपनी के, प्रोबेबली इंडस्ट्री में लीडिंग प्लेयर पे है, लीडिंग पोजीशन पे उन सारे मैट्रिक्स के ऊपर। तो ऑफकोर्स रीरेटिंग की अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी लगती है। बट हाँ, हमको ये देखना है कि जो ये चीजें बोल रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जानी चाहिए, मतलब ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखना है। अब फोकस करते हैं नेक्स्ट प्लेयर के ऊपर, आरबीजेड ज्वेलर्स। सो आरबीजेड ज्वेलर्स के नंबर्स में वही प्रॉब्लम था, कंपनी के रेवेन्यू 8% नीचे गिर गया, इबिटा मार्जिन तो फ्लैट थे, लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 20-22% का डिक्लाइन हमको देखने को मिला था। तो इस बार आरबीजेड ज्वेलर्स ने ना फर्स्ट टाइम अपने हिस्ट्री में, अपने इतिहास में रिजल्ट के साथ में पीपीटी रिलीज किया इन्होंने। तो इन्होंने तीनों सेगमेंट वहां पे बताया अपना, रिटेल सेगमेंट, होलसेल वाला सेगमेंट और जॉब वर्क वाला सेगमेंट। मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, रिटेल सेगमेंट का रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो फ्लैट है हमारा, वाई वाई लेवल पे कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। होलसेल वाला सेगमेंट क्या है आरबीजेड का, जहां पे ये स्काई गोल्ड वाला बिजनेस करते हैं, मतलब अपने क्लाइंट्स के लिए ज्वेलरी डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग करके उनको सप्लाई करते हैं। क्लाइंट कौन है आरबीजेड का, टाइटन इनका क्लाइंट है, मालाबार इनका क्लाइंट है, सेनको इनका क्लाइंट है, कल्याण इनका क्लाइंट नहीं है, पीएन गडगिल इनका क्लाइंट है, और बाकी कुछ लोकल ज्वेलर्स के साथ में ये डील करते हैं। तो होलसेल में कंपनी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इनकी लगभग 2 टन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। और तीसरा सेगमेंट है इस कंपनी का जॉब वर्क का। तो पहले तो होलसेल पे बात करते हैं। होलसेल का रेवेन्यू जो है वो 20% नीचे आया है, 20% डिक्लाइन आया है होलसेल के रेवेन्यू में वाई वाई बेसिस पे। और जो जॉब वर्क वाला बिजनेस है उसका रेवेन्यू 8% ग्रो किया है। अब ये जॉब वर्क वाला क्या है, तो जॉब वर्क वही है जो स्काई गोल्ड आज के टाइम पे कर रहा है, मतलब जहां पे क्लाइंट आपको एडवांस में रॉ मटेरियल देता है, गोल्ड देता है, आप उसका बस डिजाइनिंग वगैरह करके अपने क्लाइंट को देते हो। तो इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है, बेनिफिट ये है आपका कि आपका कैपिटल नहीं लगता उसमें, मतलब आपका वर्किंग कैपिटल का कोई टेंशन ही नहीं है, और सीधा उसका ग्रॉस मार्जिन एक तरीके से ऐड हो जाता है आपके ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर, आपका प्रॉफिटेबिलिटी और इंप्रूव हो जाता है। इस कंपनी का 60% जो रेवेन्यू है वो रिटेल बिजनेस से आता है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, जीरो ग्रोथ है वाई वाई। होलसेल वाला बिजनेस 35 से 36% कंट्रीब्यूट करता है, और इसका रेवेन्यू 20% नीचे आया है। तो मेनली ये बिजनेस है जिसने इनके रेवेन्यू को मतलब एक तरीके से नेगेटिवली इंपैक्ट किया है, 8% का फॉल आया है कंपनी के रेवेन्यू में। जॉब वर्क वाला बिजनेस तो सिर्फ 5-6% का कंट्रीब्यूशन है पूरे रेवेन्यू में, वो बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड करता है कंपनी के, तो इसलिए उसके रेवेन्यू से कोई खास इंपैक्ट पड़ता नहीं है। सबसे पहला पॉइंट
कि रेवेन्यू में इस तरीके के डिक्लाइन क्यों देखने को मिला, इसी पे हमको क्लैरिटी चाहिए था। तो आई मीन लास्ट कॉन कॉल जो हमने इनका डिस्कस किया था, तो एक पार्ट तो इन्होंने उसमें बताया था कि आपका जो अक्षय तृतीया है वो इस बार प्रीपोन हो गया है, और जो होलसेल वाला बिजनेस में हम 20% का डिक्लाइन देख रहे हैं, फॉल देख रहे हैं, वो मेन इसी वजह से हुआ है। लास्ट ईयर आपका अक्षय तृतीया मई में था, तो जो इनको क्लाइंट से ऑर्डर मिले थे वो Q1 में मिले थे, इसीलिए आप देखोगे पिछले साल का जो Q1 है उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे इस कंपनी के। इस बार अक्षय तृतीया आपका अप्रैल में हो गया, तो जो उनके रिटेलर से जो ऑर्डर मिलता है वो कंपनी को Q4 में मिल गया, तो इसलिए Q4 बहुत अच्छा आया कंपनी का। इन्होंने पैट का गाइडेंस दिया था 35 करोड़, कंपनी ने किया 39 करोड़। क्यों किया? बिकॉज एडवांस में बहुत अच्छा ऑर्डर मिल गया। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि सीजनैलिटी हुई है कंपनी के साथ में, होलसेल वाले बिजनेस में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट सीजनैलिटी का इशू है। तो ये वाला इशू हो गया आपका होलसेल का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेन कंसर्न हमको लगा था इनके रिजल्ट में, कि आपका रिटेल बिजनेस में ग्रोथ क्यों नहीं आया, जबकि कल्याण का ग्रोथ अच्छा आया रिटेल में, पीएन गडगिल का रिटेल में ग्रोथ अच्छा है, सेंको का ग्रोथ अच्छा है, टाइटन इतने बड़े बेस पे काफी अच्छे पेस पे ग्रो किया है, और इनमें से काफी प्लेयर्स तो इसके क्लाइंट भी हैं। तो जब उनका रिटेल बिजनेस ग्रो किया, इसका क्यों नहीं किया? सो एक्चुअली आई मीन मुझे पर्सनली इन सारी चीजों के लिए ना इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी लगती है। इनकी मैनेजमेंट ने खुद फिर से इस कॉन कॉल में इस क्वेश्चन को एड्रेस किया कि ये वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि जब बाकी रिटेलर्स ने ग्रो किया तो हमारा रिटेल का बिजनेस ग्रो क्यों नहीं किया। मैनेजमेंट का कहना है उसका मेन रीजन ये है, जो हमने आपको कॉन कॉल में बताया था अगेन Q4 के, कि अक्षय तृतीया तो हमारा अच्छा गया है, लेकिन उसके अलावा जो पूरा अप्रैल अगर आप देखोगे ना, तो वो बिल्कुल फ्लैट गया हमारे लिए, उसमें हमको कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिला हमारे रिटेल बिजनेस के अंदर। इनका एक ही रिटेल स्टोर है अहमदाबाद के अंदर, तो अक्षय तृतीया अच्छा था लेकिन बाकी पूरा अप्रैल बिल्कुल वीक था, मतलब कुछ मोमेंटम नहीं था कंपनी के लिए। प्लस कंपनी कह रही है, इनका अगर आप प्रोडक्ट मिक्स देखोगे तो 65 से 70% जो ये कंपनी ज्वेलरी सेल करती है वो एंटीक ज्वेलरी और ओकेशन ज्वेलरी होती है। यानी कि वो डेली ज्वेलरी नहीं है, डेली वेयर ज्वेलरी नहीं है, फैशन ज्वेलरी नहीं है, कैजुअल ज्वेलरी नहीं है, वो आपका सीरियस बाइंग है। और उसका जो वेट है, वो जो ज्वेलरी का वेट होता है वो काफी ज्यादा होता है। फिर आप गोल्ड के प्राइसेस देखो, Q4 से Q1 में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, ऑलमोस्ट 25-30% का इंक्रीज था। तो इतना शार्प जो इंक्रीज आया, उसमें कंज्यूमर्स की वहां पे तो बाइंग आई जहां पे कैजुअल ज्वेलरी था, आपका फैशन ज्वेलरी था। जैसे आप देखोगे, ये चीज आप ऑब्जर्व करोगे तो चाहे कल्याण हो, पीएन गडगिल हो, सेंको हो या टाइटन हो, ये सब किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? इंक्रीमेंटली लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ। स्काई गोल्ड को भी अगर आप देखोगे तो वो क्यों कंसिस्टेंटली इतने हाई पेस पे ग्रो कर पा रहा है? बिकॉज लास्ट ईयर उन्होंने बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन किया था अपने प्रोडक्ट के अंदर। सबसे पहले तो वो पहले स्काई गोल्ड होता था, अब वो स्काई गोल्ड एंड डायमंड है। कंपनी ने गोल्ड के साथ में डायमंड में भी एंटर किया, डायमंड में भी कंपनी लैब ग्रोन डायमंड में भी एंटर कर चुकी है, वहां पे भी कंपनी का रेवेन्यू आता है। और उसके बाद जो उन्होंने एक्विजिशंस करें इतने सारे, वो इसीलिए करें कि कल को चल के जो गोल्ड प्राइसेस इतने इंक्रीज हो रहे हैं वो हमारे वॉल्यूम को इंपैक्ट ना करे। स्काई गोल्ड को अगर आप देखोगे तो वो वेडिंग ज्वेलरी के साथ में आपका डेली वेयर ज्वेलरी है, कैजुअल ज्वेलरी है, जितने भी ये फैशन फन बाइंग ज्वेलरी जो होती है, ये सब टाइप की ज्वेलरी स्काई गोल्ड बनाता है। प्लस वो एक्सपोर्ट मार्केट को भी इसीलिए एक्सप्लोर कर रहा है कि कहीं से भी जो हमारा गाइडेंस है वो मिस नहीं होना चाहिए, या हमारे ग्रोथ पे ओवरऑल इंपैक्ट नहीं आना चाहिए गोल्ड प्राइस इंक्रीज होने की वजह से। सो ये चीज आरबीजेड के साथ नहीं हुई, क्योंकि वो काफी हैवीली डिपेंडेंट है एंटीक ज्वेलरी की तरफ, और गोल्ड के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए, उन ज्वेलरी का वेट बहुत ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजों की वजह से उनका रेवेन्यू ओवरऑल इंपैक्ट हुआ है Q1 के अंदर। लेकिन इसमें अच्छी पॉइंट क्या है कि मैनेजमेंट कह रहा है कि Q2 का जो स्टार्ट है ना वो काफी अच्छा हुआ है। मतलब जो इनका कमेंट्री था Q1 में, बाकी सारे प्लेयर्स के बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट था। बाकी सारे प्लेयर्स बोल रहे थे ठीक है, डिमांड में कोई ऐसा नेगेटिव नहीं देखने को मिल रहा है। इन्होंने बोला था Q1 में कि डिमांड मोमेंटम वीक हुआ है। Q2 में अगेन कंपनी का जो कमेंट्री अगर आप देखोगे तो वो काफी पॉजिटिव आया है Q1 के कंपैरिजन में। मैनेजमेंट कह रहा है कि Q2 में हमने फुटफॉल देखना स्टार्ट कर दिया हमारे स्टोर्स के अंदर, अच्छा मोमेंटम चल रहा है, एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरे साल में जो हमारा गाइडेंस था 700 करोड़ का, वो हम अचीव कर लेंगे। मतलब गाइडेंस वाले पार्ट पे इन्होंने कोई रिडक्शन नहीं किया है, सेम 700 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी टारगेट कर रहा है अभी भी, जबकि Q1 में रेवेन्यू 8% से नीचे गिरा है। सो मैनेजमेंट कह रहा है अगर आप FY24 देखोगे ना, तो हमारे लिए FY24 भी ऐसे ही गया था। Q1 वीक था, लेकिन Q2 में Q3 में बहुत अच्छा ग्रोथ हमको देखने को मिला। तो Q2 में इस बार भी हमारा रिटेल एक तो काफी वापस आ गया है, मतलब डिमांड वापस आ गई है, कस्टमर फुटफॉल वगैरह अच्छा चल रहा है हमारे स्टोर के अंदर। प्लस जो हमारा होलसेल और जॉब वर्क वाला बिजनेस है,
अगस्त के मंथ में मुंबई में आपका वो एग्जीबिशन होता है, एक IGS करके कोई एग्जीबिशन होता है जहां पे सारे ज्वेलर्स, रिटेल ज्वेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स वगैरह आते हैं। सो कंपनी का कहना है कि उससे भी बहुत स्ट्रांग ऑर्डर आया इस बार हमको। जो रिटेलर्स का जो वॉक इन होता है ना, उसमें कंपनी कह रही है कि 35% का इंक्रीज हमको देखने को मिला है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो जॉब वर्क वाले डिवीजन में भी ऑर्डर काफी अच्छा है, होलसेल वाले बिजनेस के लिए भी ऑर्डर अच्छे मिले हैं, प्लस जो रिटेल बिजनेस है उसमें भी फुटफॉल हमको बहुत अच्छा देखने को मिला है Q2 के अंदर। बिकॉज मैनेजमेंट कह रही है ये जो आपकी एंटीक ज्वेलरी जो होती है, इसका डिमांड आप डिनाई नहीं कर सकते, पोस्टपोन कर सकते हो, आप 2 महीने 3 महीने एक तरीके से इसको पोस्टपोन कर सकते हो, लेकिन ये डिनाई नहीं हो सकता क्योंकि आप आई मीन वेडिंग के लिए ले रहे हो, इसको स्पेशल ओकेजन के लिए ले रहे हो, तो ये वाली ज्वेलरी आप डिनाई नहीं कर सकते। तो उसका हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है कि एट एनी केस ये वाला जो कस्टमर है वो जाने नहीं वाला, मे बी 2-3 महीने बाद परचेज करेगा बट वो वापस आएगा हमारे पास। तो इसलिए मैनेजमेंट कह रही है कि हम कॉन्फिडेंट है पूरे साल में हम रेवेन्यू जो हमारा टारगेट था 700 करोड़ का उसको अचीव कर लेंगे। प्लस जो उनका स्टोर एक्सपेंशन प्लान था कि 2 स्टोर्स ही ओपन करने वाले थे, वो भी बिल्कुल मेंटेन रखा है कंपनी ने। सो पहला स्टोर इनका Q4 ऑफ FY26 के आसपास आ जाएगा, दूसरा स्टोर Q1 ऑफ FY27 के आसपास आ जाएगा। मतलब बैक टू बैक 2 मंथ्स के अंदर 2 क्वार्टर्स के अंदर कंपनी 2 स्टोर्स ओपन करेगी। कहां करेगी? सूरत में और राजकोट के अंदर। इनका कहना है अहमदाबाद को अगर आप देखोगे ना तो इंडिया का 7th बिगेस्ट सिटी है ये, अगर हम इकोनॉमी वाइज उसको कंपेयर करें। और उसके बाद ये जो सूरत और राजकोट है ये गुजरात के सबसे बड़े टॉप सिटीज के अंदर आते हैं। तो हम अभी हमारा फोकस इस चीज के ऊपर है कि गुजरात में हमको अच्छे से एक्सपैंड होना है, आगे चल के मार्केट शेयर गेन करना है। तो जितना भी एक्सपेंशन होगा वो हम पहले इन्हीं सिटीज के अंदर करेंगे। फिर इन्होंने मीडियम टर्म का भी एक गाइडेंस दिया है कि 2 स्टोर ये और ओपन करेंगे अगले 1-1.5-2 साल के अंदर, यानी अभी 1 साल में 8-9 महीने में आपके 2 स्टोर और आ जाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट 1 साल के अंदर कंपनी 2 स्टोर और ओपन करेगी, उसमें से एक वापस अहमदाबाद के अंदर होगा, यानी अहमदाबाद में 2 स्टोर हो जाएंगे कंपनी के। और एक और जो कंपनी स्टोर ऐड करेगी वो ये वडोदरा के अंदर करेंगे। तो ये टॉप 4 सिटी के ऊपर कंपनी का फोकस रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट ग्रोथ को लेकर के कॉन्फिडेंट है और ग्रोथ एस्पिरेशन भी है, भूख भी है मैनेजमेंट के अंदर कि आगे चल के हमको धीरे धीरे एक्सपैंड करना है। देन अगला पॉइंट आता है आपका कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने का जो इनका प्लान था पहले IPO के टाइम पे, उस पे अब क्या अपडेट है। तो मैनेजमेंट ने पहले भी बताया इसको, आई मीन इस चीज को कॉन कॉल के अंदर। सो इनका जो IPO आया था ना उस टाइम पे गोल्ड के जो प्राइसेस थे वो 50,000 थे, और इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है आज के टाइम पे 2 टन। तब भी 2 टन था, आज भी 2 टन है। तो रेवेन्यू टर्म्स में अगर आप देखोगे तो जब IPO आया था कंपनी का, तब कंपनी का अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से पूरा रेवेन्यू पोटेंशियल था 1000 करोड़ का। आज कंपनी कह रही है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उतना ही है 2 टन, लेकिन गोल्ड के प्राइसेस डबल हो गए हैं। तो हमारा रेवेन्यू पोटेंशियल जो 1000 करोड़ था अब वो बढ़ करके 2000 करोड़ हो गया है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आप हमारा यूटिलाइजेशन देखोगे तो वो उतना ही है, 50% के आसपास। हम आज एनुअली बेसिस पे 900 से 1000 केजी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के अंदर। तो आई मीन हमारा यूटिलाइजेशन सिर्फ 50% है और रेवेन्यू पोटेंशियल डबल हो गया है। तो इकोनॉमिक सेंस बनता नहीं है कि हम अननेसेसरी अभी उसको और बड़ा एक्सपेंशन देखें, क्योंकि कंपनी कह रही है कि वॉल्यूम ग्रोथ इस साल ज्यादा नहीं रहने वाला। अगर आप रिटेलर्स को भी देखोगे तो उनका वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा नहीं है, सिंगल डिजिट में, लो सिंगल डिजिट, या फिर किसी का तो फ्लैट नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ है। सारा जो ग्रोथ आ रहा है वो आपका वैल्यू ड्रिवन है। तो जब तक गोल्ड के प्राइसेस इस लेवल पे रहेंगे, एटलीस्ट FY26 में तो ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ कोई भी रिटेलर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ना ही ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो आगे आने वाले टाइम में 1-2 साल में अगर गोल्ड के प्राइसेस स्टेबल रहते हैं, धीरे धीरे आई मीन इकोनॉमिक सेंटीमेंट अच्छा रहता है, लोगों का वॉलेट शेयर इंक्रीज होता है, तब जाके आपका वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप करेगा एंड फिर कंपनी आगे प्लान कर सकती है 2-3 साल के बाद की कैपेसिटी को बढ़ाना है। क्योंकि इनका कहना है कि आई मीन इवन ऐसा केस आता है कल को कि एकदम से बहुत ज्यादा डिमांड आती है और हमारा जो कैपेसिटी है वो पूरा यूटिलाइज हो जाता है। उसके अलावा भी जो हमारे बाहर मैन्युफैक्चरर्स के साथ में जो नेटवर्क है, जो बाहर के वेंडर्स के साथ में हमारा नेटवर्क है, 4 से 5 टन तक का जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो बाहर हम आउटसोर्स कर सकते हैं, जॉब वर्क के थ्रू उसको बना सकते हैं। तो मतलब ऐसा कोई इमरजेंसी हमको दिखता नहीं है नियर टर्म में कि हम अननेसेसरी अपनी कैपेसिटी को और इंक्रीज करें। ये वाला पॉइंट अगर आप देखोगे ना तो आई मीन
इसमें कुछ भी गलत मुझे समझ नहीं आता बिजनेस की तरफ से। अब ये एक अलग पॉइंट है कि अगर मुझे कोई बिजनेस ही नहीं पसंद या कोई स्टॉक अगर मेरे फिल्टर के चेकलिस्ट को अगर क्लियर नहीं कर रहा, तो मैं अननेसेसरी उसको क्रिटिसाइज करूं। लेकिन टेक्निकली अगर आप समझो, लॉजिकली अगर आप समझो, तो कुछ गलत है नहीं इसमें, क्योंकि पूरा इकोनॉमिक सेंस है ना। मेरा यूटिलाइजेशन अगर सिर्फ 50% है, तो क्या सेंस बनता है कि मैं अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और इंक्रीज करूं। तो ये कोई पॉइंट नहीं है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पहले एक्सपैंड करने वाले थे, अब आप नहीं कर रहे, अब आप रिटेल को क्यों एक्सपैंड कर रहे हो। सो रिटेल को इसीलिए कंपनी एक्सपैंड कर रही है बिकॉज इनका वो जो एग्जिस्टिंग रिटेल स्टोर है, उसका मैक्सिमम पोटेंशियल 400-500 करोड़ के बीच में है। और ये भी काफी अच्छा इन्होंने गाइडेंस दिया कि रिटेल वाला जो इनका स्टोर है, इवन दो Q1 में वाई फ्लैट ग्रोथ है, लेकिन पूरे साल में मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि वो 400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर देगा हमारे लिए। तो इसीलिए इनको जरूरत है कि आगे चल के ये रिटेल का एक्सपेंशन करे, 2 स्टोर्स ये प्लान कर रहे हैं। बिकॉज एक बहुत अच्छी चीज इन्होंने शेयर करी इस बिजनेस में, इनका कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है ना, ये B2B वाला जो बिजनेस है, होलसेल वाला, ये आपका वॉल्यूम ड्रिवन है। तो जब तक आपका वॉल्यूम एक लेवल तक नहीं जाएगा ना, तब तक आप मतलब सेंस बनता नहीं है कि आप कैपेसिटी को इंक्रीज करो। लेकिन जो रिटेल वाला बिजनेस है वो आपका बजट ड्रिवन बिजनेस है। आई मीन कस्टमर जो है वो अपना बजट लेके आता है। अगर कस्टमर का बजट है 1 लाख का, तो ये मैटर नहीं करता कि गोल्ड के प्राइसेस 1 लाख से 1.5 लाख हो गए हैं। कस्टमर जो है वो 1 लाख के अंदर ही अपना ज्वेलरी परचेज करेगा, इवन दो उसको उसको डिजाइनिंग में कट लेना पड़े या लो वैल्यू गोल्ड ज्वेलरी परचेज करना पड़े, लेकिन वो बजट के अंदर ही परचेज करेगा। तो कस्टमर आई मीन रिटेल बिजनेस के अंदर आपको तब एक्सपैंड करना पड़ता है जब कस्टमर का फुटफॉल बढ़ना शुरू हो जाए। वहां पे आप वॉल्यूम के बेसिस पे नहीं करते हो, वहां पे आप कस्टमर के फुटफॉल के बेसिस के ऊपर आपको स्टोर एक्सपैंड करना पड़ता है। लेकिन जो B2B वाला बिजनेस है वो आपका प्योरली वॉल्यूम ड्रिवन है। तो गोल्ड के प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो कारीगर फॉर एग्जांपल पूरे दिन में अगर 10 kg बनाता है आपका गोल्ड ज्वेलरी, वो 20 kg बनाएगा, वो उतना ही बनाएगा, उसकी कैपेसिटी उतनी ही रहेगी। तो वॉल्यूम को इंक्रीज होना पड़ेगा B2B बिजनेस में कंपनी को अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। सो ये काफी अच्छा इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। बाकी और हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, हाँ, एक और चीज इन्होंने बताया, इनका इबिट्टा मार्जिन जो है ना वो इंपैक्ट हो सकता है शॉर्ट टर्म में। इनका कहना है कि जब हम स्टोर ओपन करेंगे तो एक तो हमारा मार्केटिंग कॉस्ट नेचुरली बढ़ जाएगा, तो वो भी मार्जिन को इम्पैक्ट करेगा। दूसरा हमारा जो एम्प्लॉय कॉस्ट है और जो अदर कॉस्ट होते हैं, रेंटल कॉस्ट वगैरह, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में ऑफकोर्स वो मार्जिन को हिट करेंगे। मार्केटिंग कॉस्ट में इन्होंने एक और अच्छी चीज क्या बोली कि कुछ कुछ लीवर्स हैं जिसको हम यूज करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोशल मीडिया में जो हम मार्केटिंग करते हैं, तो उसमें अगर हम कल को चल के हमारे 4 स्टोर्स हो जाएंगे, तो मतलब कॉस्ट हमारा ज्यादा नहीं बढ़ेगा। चारों स्टोर्स की मार्केटिंग का जो कॉस्ट है सोशल मीडिया पे, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, तो उसमें कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं आएगा। ज्यादा इंक्रीज आएगा आपका वो जो सिटी लेवल पे जो आप होर्डिंग वगैरह लगाते हो, कहीं पे जो रेडियो पे ऐड देते हो, न्यूज़पेपर में जो ऐड देते हो, उसमें आपका कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा मार्केटिंग का। बट इन इन आई मीन मैनेजमेंट ने वहां पे काफी अच्छा स्ट्रेटेजी बताया कि न्यूज़पेपर वाले कॉस्ट को भी हम एक तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि एक न्यूज़पेपर में अगर हम चारों स्टोर का ऐड देते हैं, इवन दो वो अलग अलग स्टोर्स के अलग अलग सिटी के अंदर है, लेकिन चारों स्टोर्स का ऐड देते हैं, तो हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट है ना रेवेन्यू की कंट्रीब्यूशन में, वो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट उस डायरेक्शन में सोच रहा है कि इवन दो कॉस्ट हमको बढ़ाना है, इन्वेस्ट करना है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें हमको इंटेलिजेंटली यूज करनी है, स्मार्ट तरीके से यूज करनी है, कि ओवरऑल एक्सपेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो जाए हमारे बिजनेस के अंदर। तो ये इस तरीके का पूरा कॉन कॉल था आरबीजेड ज्वेलर का। गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है 700 करोड़ का। प्रॉफिट में ऑफकोर्स आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा इनका, बिकॉज 45 करोड़ का पैड का गाइडेंस है, पिछले साल किया था 39 करोड़। तो वाई आप ग्रोथ देखोगे तो 14-15% का ग्रोथ बनता है कंपनी के पैड के अंदर। तो अर्निंग ग्रोथ ज्यादा नहीं मिलेगा। प्लस मीडियम टर्म का भी अगर आप इनका गाइडेंस देखोगे, जो ये स्टोर वगैरह एक्सपेंड कर रहे हैं, थोड़ा सा बीच में मार्जिन के ऊपर प्रेशर रहेगा। और इनका कहना है कि रादर देन कि हम मार्जिन पे सोचें या अभी नियर टर्म में कितना प्रॉफिट ग्रो कर सकता है इस पे सोचें, हमारा ये सोचना है कि कैसे हम अगले कुछ कुछ टाइम के अंदर ना गुजरात के अंदर टॉप रिटेलर बन सकते हैं। इवन जो पैन इंडिया पे जो नेशनल प्लेयर हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो गुजरात के अंदर प्रेजेंट हैं आज के टाइम पे, उनसे बड़े प्लेयर कैसे बन सकते हैं हम गुजरात के अंदर, उस पे फोकस है। तो इस तरीके का विजन आप सुनते हो किसी भी मैनेजमेंट का, तो ऑफकोर्स एक कॉन्फिडेंट आता है कि सही डायरेक्शन में वो मैनेजमेंट बात कर रहा है। अब शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिटेबिलिटी पे तो हिट लेना पड़ेगा ना उसके लिए, बिकॉज आपको खर्चा करना पड़ेगा, ब्रांडिंग बनाना पड़ेगा, लेकिन एक सही तरीके से आप बिजनेस को आगे लेके जा रहे हो। एक लीडरशिप पोजीशन वहां पे मेंटेन करना चाहती है कंपनी, एटलीस्ट अपने स्टेट के अंदर जहां पे कंपनी इतने सालों से काम कर रही है। तो ये सारा स्ट्रेटेजी है। देन एक और पॉइंट अगर हम यहाँ पे इनका डिस्कस करें मीडियम टर्म का,
तो आरबीजेड का ना मैं इतने टाइम से ट्रैक कर रहा हूं, बट अब जाके फाइनली थोड़ा थोड़ा इनका मॉडल पे आपको भी क्लैरिटी मिलेगा। क्योंकि अभी तक इनको कैसे जाना जाता था कि ज्वेलरी भी करती, रिटेल का भी बिजनेस है और बी टू बी का भी बिजनेस है, मिक्स बिजनेस है। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि अगले 2-3 साल 4 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हमको देखोगे ना, तो 3 साल बाद 4 साल बाद हम एक बी टू सी प्लेयर की तरह जाने जाएंगे, जो साथ में मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। यानी कि आगे चल के कंपनी का जो रेवेन्यू मिक्स है वो बी टू सी की तरफ ज्यादा बढ़ेगा और बी टू बी की तरफ कम होगा। हालांकि वॉल्यूम मिक्स सेम होगा 50-50%, जैसे आज है 50% वॉल्यूम रिटेल से, 50% वॉल्यूम आपका होलसेल प्लस जॉब वर्क से। लेकिन जो रेवेन्यू मिक्स है वो आज 60% आता है रिटेल से। कंपनी का कहना है कि अगले कुछ सालों में ये 70% हो जाएगा रिटेल से। तो रिटेल का जो बिजनेस है वो हाई मार्जिन बिजनेस है। तो अगर मेरा हाई मार्जिन वाले बिजनेस का रेवेन्यू शेयर इंक्रीज होगा, इसका मतलब डायरेक्शनली मेरे बिजनेस का मार्जिन बढ़ेगा। तो ये काफी काफी अच्छी चीज है कि कंपनी का आगे चल के मार्जिन इंप्रूव हो सकता है। और बी टू बी का बिजनेस कंपनी करेगी, क्यों क्यों करेगी? बिकॉज उनको कॉस्ट कंट्रोल मिलता है काफी अच्छा। सो उनका कहना है कि जैसे अपने स्टोर्स के अंदर ही हम काफी सारे इन हाउस डिजाइन रखते हैं, तो हमारा कॉस्ट पे काफी अच्छा कंट्रोल है। और एंटीक डिजाइन पे हमारा क्यों इतना ज्यादा फोकस है? क्योंकि यहाँ पे जो कितने पैन इंडिया के प्लेयर हैं, उनके कंपैरिजन में भी हमारा जो मतलब जो प्राइसिंग पे जो कंट्रोल है कस्टमर को लेकर के, वो बहुत स्ट्रांग है। मतलब इतना इजीली हम डिस्काउंट वगैरह, प्रमोशन ऑफर वगैरह हम नहीं देते हैं कस्टमर्स को, क्योंकि हमारी वहां पे पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है। हम खुद इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं ये सारे एंटीक वगैरह, एंटीक ज्वेलरी वगैरह, तो वो भी हमको एक एडवांटेज देता है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी है ओवरऑल आरबीजेड ज्वेलर्स की। ये ऑफकोर्स उन बिजनेसेस में से आता है, उन स्टॉक्स में से आता है जिनको आप देखोगे कि पीई तो लो है, 14-15 के आसपास का पीई है, बट माइट भी मार्केट इनको बहुत, आई मीन इमीडिएट बेसिस पे बहुत बड़ा री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी ना देखने को मिले हमको इनके स्टॉक के अंदर, क्योंकि अर्निंग पे प्रेशर रहेगा। लेकिन मतलब मुझे डायरेक्शनली ऐसा कुछ दिखता नहीं है बिजनेस के अंदर कि गलत हो रहा हो या कुछ ऐसा रेड फ्लैग जैसा दिख रहा हो। ऑफ कोर्स 2-3 तो नेगेटिव फैक्टर हर एक बिजनेस के अंदर होते हैं, लेकिन सारी चीजें ठीक कर रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम भी दिखा Q1 में, वो सीजनैलिटी की वजह से ज्यादा है। और आई मीन आप देखो, एक छोटी कंपनी है लेकिन ये कितने ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। 500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है आरबीजेड ज्वेलर्स का, और बहुत आसान है इनके लिए कि ये सिर्फ एक पीएनएल रिलीज करके छोड़ दें रिजल्ट के लिए। कोई पीपीटी कॉन कॉल करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कितनी मिड कैप कंपनीज हैं जो कॉन कॉल नहीं करती है, बट हर एक क्वार्टर में मैनेजमेंट इंटरेक्ट होता है इन्वेस्टर्स के साथ में, रिजल्ट अच्छे हो खराब हो, मतलब सारे क्वेश्चंस का ये टाइम पे एग्जैक्ट आंसर देते हैं। लास्ट क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट ने अपफ्रंट ओपनिंग रिमार्क के अंदर बोला कि Q1 में आप ऐसा परफॉर्मेंस हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी जो ये मेंटेन करते हैं ना, एक माइक्रो कैप कंपनी होने के बाद भी, ये एक्चुअली पर्सनली मुझे मुझे काफी अच्छी लगती है इस बिजनेस के बारे में। एंड एमरेल्ड का भी सेम केस है। एमरेल्ड को भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ 200-300 करोड़ का ही तो उसका मार्केट कैप है, कितनी छोटी कंपनी है, लेकिन वो भी हर एक क्वार्टर में कॉन कॉल करता है, हर एक क्वार्टर में रिजल्ट आप देखोगे अनाउंस करता है, पीपीटी अनाउंस करता है। गाइडेंस आए ना आए, बट एटलीस्ट वो फेस करते हैं वो सारे टफ क्वेश्चंस को। तो वो एक तरीके से आपको दिखाता है कि आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आप कितना सोचते हो, कितना इंटरेक्ट होना चाहते हो। कल को चल के ऑफकोर्स दोनों मैनेजमेंट पॉसिबल है कि कुछ गलत कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आज के बेसिस पे अगर हम देखें तो ये सारी चीजें काफी अच्छी लगती है जो इन्होंने ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करके रखी है। अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफकोर्स आप बोलोगे कि अभी री रेटिंग अपॉर्चुनिटी कुछ लगती है, तो नहीं, क्योंकि पैग रेशियो तो इनका वही 1 के आसपास ही आता है। इससे अच्छा पैग रेशियो तो पीएन गडगिल का है, इवन दो उसका पी जो है वो काफी ज्यादा है, 30 के आसपास का उसका करंट पी है। तो वहां डील ज्यादा अच्छी ऑफकोर्स पीएन गडगिल के साथ में है। लेकिन आरबीजेड एक ऐसा बिजनेस है जो डायरेक्शनली अच्छा कर रहा है, काफी छोटा बिजनेस है, मैनेजमेंट का एस्पिरेशन काफी अच्छा है। सो जनरली इस तरीके के बिजनेस के साथ में मैं एक अपना ट्रैकिंग पोजीशन लेकर के इसको ट्रैक करता हूं, एंड आगे जैसा एग्जीक्यूशन रहता है उसके अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स मेरा एलोकेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। बिकॉज बिजनेस में मुझे टेक्निकली अभी तक कुछ ऐसा खराब दिखा नहीं है। हर एक टाइम पे मैनेजमेंट जो बोल रहा है उसको अचीव कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है तो मैनेजमेंट अपफ्रंट उसको बता रहा है, और सारी चीजें तो ठीक ही चल रही है। अब ऑफ कोर्स आप ग्रो करोगे बिजनेस को तो प्रॉफिटेबिलिटी पे तो शॉर्ट टर्म में प्रेशर रहेगा, वही सारा इशू है। बाकी सारी चीजें ठीक है कंपनी के अंदर। ट्रैकिंग इनका कंटिन्यू रखेंगे। बाकी आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।